हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टैटिक प्रेशर क्या होता है और इसका कैलकुलेशन क्यों किया जाता है और स्टैटिक प्रेशर कितने टाइप्स के होते हैं। ये स्टैटिक प्रेशर का जो डेफिनेशन होता है वो स्टैटिक प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर इन एचवीएसी डिजाइन। Simply, static pressure refers to the resistance to airflow in heating and cooling सिस्टम कंपोनेंट एंड डक्ट वर्क। सिस्टम कंपोनेंट्स बोलने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक एचयू है, एचयू के अंदर जो कूलिंग कॉइल होता है, हीटिंग कॉइल होता है, फिर फिल्टर सेक्शन होता है, फैन होता है, तो और जो डक्ट वर्क हो गया। अब डक्ट के अंदर डक्ट फिटिंग्स होता है, डैम्पर होता है और ट्रांजिशन पीस होता है, एल्बो होता है, ठीक है। तो उसमें जो लॉस होता है, जो प्रेशर लॉस होता है, इन सब को हम स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। तो जैसा कि हम जब भी किसी एयर को किसी डक्ट से होके फ्लो कराते हैं तो उस एयर के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस लगता है। उस एयर को, वो रेजिस्टेंस एयर को रोकना चाहता है, तो वो जिस प्रेशर से रोकता है, ओके, तो उसी प्रेशर को हम लोग स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। और ये प्रेशर अगर एक इक्विपमेंट में हो तो वो इंटरनल प्रेशर बोलते हैं उसको। अगर वो बाहर हो रहा है डक्ट के अंदर तो उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं, एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे हम एयर फ्लो कराते हैं किसी भी कॉइल से होके, ये आपका एक कॉइल दिख रहा है, ठीक है। इस कॉइल से होके जब हम एयर को फ्लो करा रहे हैं, उसके बाद ये फ़िल्टर होता है एचयू के अंदर, तो ये एयर थ्रो फ़िल्टर हो गया। उसके बाद इन सब से होके, डक्ट वर्क से होके, हमारा जो एयर होता है वो हमारे एयर कंडीशनिंग रूम में आता है। जैसे यहाँ पे ग्रिल जो दिख रहा है, तो इस ग्रिल के हेल्प से एयर रूम में आता है। सो स्टैटिक प्रेशर जो होता है वो हम मेजर्ड करते हैं इंचेज ऑफ वाटर गेज और पास्कल में। तो आगे हम इसको मेजर्ड करेंगे तो इसका यूनिट होता है इंचेज ऑफ वाटर गेज एंड पास्कल। और स्टैटिक प्रेशर जो हम कैलकुलेट करते हैं वो फाइन कॉइल यूनिट के लिए करते हैं, पैकेज यूनिट के लिए करते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट के लिए करते हैं और एग्जॉस्ट एंड फ्रेश एयर फैंस के लिए भी करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक एफसीयू है। एफसीयू के अंदर कूलिंग कॉइल होता है और हीटिंग कॉइल होता है। इसके अंदर एक ब्लोअर होता है, फिल्टर होता है। तो यहाँ पे जो लॉस होता है उसको इंटरनल स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। एफसीयू का हो गया। ये पैकेज यूनिट आपको दिख रहा है, ये फ्लोर माउंटेड पैकेज यूनिट है और ये सीलिंग सस्पेंडेड है। उसके बाद ये आपको एक एचयू दिख रहा होगा। एचयू में डिफरेंट टाइप के सेक्शंस होते हैं, ऐसे फिल्टर सेक्शन, कॉइल सेक्शन, फैन, मिक्सिंग चैम्बर, ओके, एक फैन सेक्शन भी होता है। तो इन सब में भी लॉस होता है, प्रेशर लॉस। उसके बाद ये एक्सेल फैन आपको दिख रहा है, तो इस फैन को भी हम यूज करते हैं एग्जॉस्ट एंड फ्रेश एयर के लिए। तो इसका भी हम स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेशन करते हैं कि मोटर का कैपेसिटी प्रेशर क्या होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि स्टैटिक प्रेशर कितने टाइप्स का होता है। तो स्टैटिक प्रेशर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि स्टैटिक प्रेशर दो टाइप के होते हैं, एक तो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर और एक एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। तो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो कॉज्ड बाय द एयर मूविंग थ्रू इक्विपमेंट्स इंटरनल पार्ट्स सच एज फिल्टर कॉइल एंड हीटर। तो एयर जब भी किसी इक्विपमेंट्स के फिल्टर कॉइल और हीटर से होकर गुजरता है तो उस पार्ट्स के द्वारा जो रेजिस्टेंस लगता है, जो वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकता है, तो उसी रेजिस्टेंस को, उसी प्रेशर फ्रिक्शन लॉस को इंटरनल स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि आप एक इस एचयू में देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। उसके बाद ये कॉइल सेक्शन है, हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल सेक्शन है। उसके बाद ये मोटर सेक्शन है। इसके बाद हम डक्ट को कनेक्ट करते हैं और एयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डक्ट। फिर आगे हम हमारा एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर क्या होता है? एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर इज द रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो ऑफ फ्रिक्शन लॉस
caused by the air moving through duct and its parts such as duct fittings, damper and heater। तो जब भी एयर डक्ट से होकर गुजरता है तो डक्ट का सरफेस और उसका जो एल्बो ट्रांजिशन वहाँ पे जो फिटिंग पे जो लॉस होता है और डैम्पर पे, तो जो डक्ट्स का पार्ट होता है उसके द्वारा जो रेजिस्टेंस लगता है, जो लॉस होता है फ्रिक्शन लॉस, उस लॉस को हम लोग एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक ये फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन असेंबली है यहाँ पे, और इस फ़ैन से हम डक्ट को कनेक्ट करके एयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक मेन डक्ट है, मेन डक्ट से एक दो ब्रांच निकला हुआ है और यहाँ पे एल्बो लगा के यहाँ पे एक डक्ट आया हुआ है। तो जब भी हम स्टैटिक प्रेशर निकालते हैं तो इसका हम एक तो लॉन्गेस्ट लेंथ और क्रिटिकल पाथ को सेलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट लेंथ वो होता है जैसे सबसे दूर का जो लेंथ होता है, जो सबसे दूर का जो ग्रिल या डिफ्यूज़र होता है हमारा, जैसे मान लीजिए इस सिस्टम के लिए हमारा लॉन्गेस्ट लेंथ ये है, लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है। तो जब भी हम स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो लॉन्गेस्ट पाथ या क्रिटिकल लेंथ को, क्रिटिकल पाथ और लॉन्गेस्ट लेंथ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं, उसका रीज़न है। अगर मान लीजिए हम इस वाले लेंथ को सेलेक्ट करके स्टैटिक प्रेशर निकाल लें तो हमारा स्टैटिक प्रेशर जो होगा वो एकदम लो आएगा, जिसकी वजह से हम गलत फैन का सिलेक्शन कर लेंगे। तो एयर का जो प्रेशर होगा यहाँ पे आते आते लॉस हो जाएगा, वो एयर यहाँ तक इस पॉइंट तक पहुँच ही नहीं पाएगा। इसलिए हम लॉन्गेस्ट लेंथ लेते हैं। अगर हम ये वाला लेंथ सेलेक्ट करके हम स्टैटिक प्रेशर निकालेंगे तो अगर एयर यहाँ तक पहुँच जाएगा तो यहाँ तक जाहिर सी बात है एयर पहुँच ही जाएगा, ठीक है। सो टाइप ऑफ स्टैटिक प्रेशर, लॉन्गेस्ट लेंथ और क्रिटिकल पाथ। जैसा कि एक सिस्टम यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे पैकेज यूनिट लगा हुआ है। इस पैकेज यूनिट से ये सप्लाई डक्ट हो गया और ये रिटर्न डक्ट लगा हुआ है जिसमें एक आउटसाइड एयर, फ्रेश एयर भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हमको फिजिकली नाप के देखना पड़ता है ड्राइंग में कि कौन सा पाथ क्रिटिकल पाथ है, कौन सा लॉन्गेस्ट लेंथ है। तो लॉन्गेस्ट लेंथ और क्रिटिकल पाथ दोनों सेम हो सकता है और दोनों डिफरेंट ही हो सकता है। क्रिटिकल पाथ वो होता है जिसमें ज़्यादा ग्रिल डिफ्यूज़र डैम्पर हो, वो क्रिटिकल पाथ होता है। और लॉन्गेस्ट लेंथ जो स्ट्रेट लेंथ होता है सबसे जो लास्ट ग्रिल डिफ्यूज़र तक, तो वो ड्राइंग से देख के आपको पता चलेगा। सो इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही इसी तरह का वीडियो मैं बनाता हूँ HVAC से रिलेटेड और MEP से रिलेटेड। आइए देखते हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि स्टैटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। ओके, स्टैटिक प्रेशर निकालने के लिए आपको दो चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। एक तो एसरे का डक्ट फिटिंग लॉस आता है, ये फिटिंग लॉस कोफिशिएंट का एक आपको एसरे हैंडबुक है, तो उसके मदद से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे फिटिंग लॉस मान लीजिए कि ये 90 डिग्री एल्बो है, तो इसका फिटिंग लॉस कोफिशिएंट जो CO होता है वो कैसे निकालते हैं। तो फिटिंग लॉस कोफिशिएंट आप इस चार्ट के मदद से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर फिटिंग आपको दिखा रखा है। फिटिंग लॉस कोफिशिएंट जो CO होता है वो होता है K/CP, ठीक है। और K/CP और ये रेडियस और इसका थीटा और कितना डिग्री का एल्बो है। तो CP निकालने के लिए हमें क्या होता है, CP निकालने के लिए हमें H/W और R/W निकालना है। इन दोनों को मिलाएंगे हम, दोनों लाइंस को, जहाँ पे वो मिलेगा वो वैल्यू हमें CP मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हमें K वैल्यू चाहिए, एंगल फैक्टर। अब एंगल ये 90 डिग्री एल्बो है, तो 90 डिग्री एल्बो में K का वैल्यू कितना है, 1 है। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे 2 आया है और 1 आया, तो 1.18 हो गया। तो 0.18 इंटू मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 1, तो कोफिशिएंट आ गया हमारा फिटिंग लॉस कोफिशिएंट 1, ठीक है। और सॉरी 0.18। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक ड्राइंग है जिसका हम एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकालेंगे। तो इस डक्ट से हमारा 1, 2, 3 और 4 ब्रांच निकल रहा है और ये मेन डक्ट है जिसमें 1, 2 एल्बो लगा हुआ है।
तो स्टैटिक प्रेशर निकालने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि डक्ट को मार्क करना है कि किस डक्ट से कितना CFM और उस डक्ट का साइज़ क्या है और उस डक्ट का लेंथ क्या है। क्योंकि आपको ये जो एक्सेल सीट है स्टैटिक प्रेशर निकालने का, एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर, उसमें आपको एज ए इनपुट आपको वो वैल्यू डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने सारा चीज़ मार्क कर दिया है, जैसे डक्ट का लेंथ और उसका CFM कितना है। उसके बाद आपको 3 चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा स्टैटिक प्रेशर निकालने के लिए। एक तो ड्राइंग, दूसरा आपको ये एक्सरे का सीट और तीसरा ये एक्सेल सीट। तो इसमें क्या है कि आप जैसे सप्लाई वाले डक्ट का आप फ्लो और उसका साइज लेंथ एंटर करेंगे फिटिंग लॉस, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर लॉस निकल के आ जाएगा इंचेज ऑफ वाटर गेज में। ठीक है, उसी तरह आपको रिटर्न डक्ट का भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे टोटल स्टैटिक प्रेशर निकल के आ जाएगा। इस ड्राइंग में जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये एक माउथ पीस है जिसका साइज मशीन का माउथ जो है वो 1200 का है और ये रिड्यूस होकर 1150 हो जा रहा है। टोटल मशीन का CFM है 7500 CFM। ये जो आपको पूरा डक्ट दिख रहा है इसका हाइट मैंने 400 रखा है थ्रू आउट द डक्ट। तो पूरा जो मेन डक्ट है ये 400 हाइट का है, तो सिर्फ विड्थ और इसका CFM और लेंथ चेंज होता चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसका निकालता हूँ। ये एक डक्ट पीस है, ठीक है, इससे होके कितना CFM हो रहा जा रहा है 7500 CFM। डक्ट का जो साइज है वो 1200 बाई 400 का है, 1200 बाई 400 का है। डक्ट का लेंथ कितना है 0.75 है, यहाँ 0.75 डक्ट का लेंथ आपको मीटर में डालना है। उसके बाद फिटिंग लॉस, तो जब भी आप डक्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो स्ट्रेट डक्ट के लिए जो फिटिंग लॉस आप लेते हैं रेजिस्टेंस इक्वल फ्रिक्शन मेथड में, आप जब डक्ट डिज़ाइन करते हैं तो फ्रिक्शन लॉस कितना लेते हैं 0.08 लेते हैं, 0.09। तो स्ट्रेट डक्ट के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0.08। उसके बाद मैं आपको पूरा इंटर करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये सब मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब CFM कितना जा रहा था 7500 CFM, डक्ट का वेट कितना था 1200 और उसके बाद हाइट कितना है 400, डक्ट का लेंथ था 0.75 मीटर और फिटिंग लॉस इसका है 0.8। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया। इस सीट के बारे में देख लीजिए, इसमें क्या क्या है। जो भी आपका लेंथ मीटर में है उसमें 3.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिट में आ जाएगा। उसके बाद डक्ट का इक्विवेलेंट डायमीटर निकालना पड़ता है, ये फार्मूला लगा हुआ है इन सब में। तो आप एक एक चीज़ को आप प्रॉपर फार्मूला लगा के आप अपना सीट बना सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही FPM आ जाएगा, वेलोसिटी प्रेशर आ जाएगा। अब वेलोसिटी प्रेशर क्या होता है, अब जैसे कि जब भी आप डक्ट डिज़ाइन करते हैं सो जो भी आपके पास डक्टोलेटर होता है, डक्ट साइजर, मान लीजिए आपके पास कितना था 7500 CFM था, हेड लॉस था 0.08 और डक्ट का साइज कितना था 16। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं फ्रिक्शन फैक्टर कितना है 0.016 है, 0.016 फ्रिक्शन फैक्टर। और आपको वेलोसिटी प्रेशर भी मिल जाएगा यहाँ पे, आप देख लीजिए वेलोसिटी प्रेशर कितना है 0.172, 0.1275 और हेड लॉस 0.08 आ गया जैसे कि हमने डाला है। रेनॉल्ड्स नंबर भी आ गया आपको यहाँ पे। इस तरीके से ये वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाता है बाय फार्मूला से। और यहाँ पे टोटल आपको स्टैटिक प्रेशर आ गया इंचेज ऑफ वाटर गेज में। तो नेक्स्ट हमारा है, अब ये आपको एक पीस दिख रहा है स्ट्रेट डक्ट यहाँ से यहाँ तक, और इसका CFM कितना है 7500 CFM, 1150 बाई 400। अब डक्ट का जो लेंथ है 7500 CFM, 1150 बाई 400। डक्ट का लेंथ क्या है यहाँ पे वो 1.32 मीटर, 1.32 मीटर डाल दिया और फ्रिक्शन इसका क्या है 0.08। तो ये वैल्यू निकल के आ गया यहाँ पे। जैसे आप लेंथ यहाँ पे डालेंगे 1.32, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू चेंज हो जाएगा ये वाला। तो इस तरीके से स्ट्रेट डक्ट का निकाल लीजिए आप। फिर आता है
एल्बो, मेन एल्बो का होता है कैसे फार्मूला, कैसे कोफिशिएंट वैल्यू निकालना है। मान लीजिए ये हमारे पास एक एल्बो है। अब इस एल्बो का आप साइज देख सकते हैं अगले वाले डक्ट से, तो इससे होके कितना CFM निकल रहा है, 6634 CFM, और इसका जो साइज है वो 1050/400 का है। तो यहाँ पे डाल दिया 6634 CFM 1050/400 डक्ट का लेंथ। आपको लेंथ डालने का ज़रूरत नहीं है, जो भी ट्रांजिशन पीस होगा या फिर फिटिंग्स होगा एल्बो और रिड्यूसर में, तो उसमें आपको सिर्फ कोफिशिएंट वैल्यू उसका फिटिंग लॉस कोफिशिएंट निकाल के डालना पड़ेगा। तो फिटिंग लॉस कोफिशिएंट अब निकालते हैं इस एल्बो का। तो फिटिंग लॉस कोफिशिएंट निकालने के लिए एल्बो में आप जाएंगे, जब जैसे कि ये एल्बो मैंने बताया था आपको कि अब इस एल्बो का आप देखिए कि विड्थ कितना है, 1050 है और हाइट है 400। इस वाले सीट में जाके विड्थ कितना है, 1050 है, अब हाइट कितना है, हाइट है 400। तो h/w निकल के आ गया, ठीक है। तो h/w निकल के आ गया हमारा 0.38, यानी कि 25 और 50 के बीच में है। तो अब हम देखेंगे कि नियर कौन है, तो 50 नियर दिख रहा है 0.38 के, तो ये वाला हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे। फिर अब हमें रेडियस कहाँ से पता चलेगा, रेडियस निकालने के लिए आप चले जाइए एनोटेशन में, जाके आपको यहाँ से रेडियस चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे रेडियस कितना आपको दिखा रहा है, 150 दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आर वैल्यू आपको कहाँ से चाहिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो सेम वैसे ही यहाँ पे इसको हम मिला देते हैं। उसके बाद ये वैल्यू अब हम यहाँ से लेके इसके सेंटर तक नाप लेते हैं कितना है, यहाँ से लेके इसके सेंटर तक नाप लेते हैं, 675 हो गया, क्योंकि 1050 का डक्ट था तो उसका आधा, एक 1050 का डक्ट था, उसका आधा हो गया 525, प्लस 150 का रेडियस था, वो 675 हो गया, 675 आ गया। तो R/W इक्वल टू हो गया आपका रेडियस बाई विड्थ, विड्थ पता ही 1050। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 0.64 आ जा रहा है R/W, 0.64। ये नियर है लगभग 0.75 के, तो 0.75 और ये यहाँ पे 0.5, तो 0.52 आ रहा है, ठीक है। तो CP वैल्यू जो है 0.52 हम यहाँ पे जब इंटर करेंगे तो कोफिशिएंट फिटिंग लॉस कोफिशिएंट CO इक्वल टू आ जाएगा K इंटू CP। अब ये डिग्री, ये 90 डिग्री एल्बो है, ये वाला जो एंगल है, आप एंगल निकालने के लिए आप एंगुलर में आप जाइएगा, ये वाला एंगल अब पूछ रहा है आपसे, तो 90 डिग्री है ये, जैसे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल पे आप देखेंगे के वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। तो K 91 हो गया। उसके बाद 0.52 आपका फिटिंग लॉस कोफिशिएंट आ गया। तो उस, ठीक है, तो इस एक्सेल सीट में आपको जाके फिटिंग लॉस कोफिशिएंट जो एल्बो का है वो 0.52 इंटर कर देना है। मान लीजिए 0.52 मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे जो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर है वो 0 है, और जैसे मैं 0.52 इंटर करूँगा वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट हमारा आ जाता है, उसके बाद ये एक स्ट्रेट लेंथ है 6634 1050/400 का डक्ट है, स्ट्रेट डक्ट 6634 1050/400 का डक्ट है, 3.68 लेंथ है। और जैसा कि मैंने बताया स्ट्रेट डक्ट का जो फिटिंग लॉस होता है वो फ्रिक्शन लॉस होता है 0.08 लेते हैं हम, तो उसके हिसाब से ये निकल के आ गया इसका स्टैटिक प्रेशर। फिर नेक्स्ट हमारा जो है ट्रांजिशन पीस है। अब ट्रांजिशन पीस में जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रांजिशन पीस का लेंथ है 600 और इसका साइज क्या है, एक तरफ है 1050/400 और दूसरी तरफ है 850/400। तो हम इधर से आ रहे हैं हम एयर फ्लो के डायरेक्शन में, तो अब हम साइज सेलेक्ट कर लेते हैं इसका 1050/400 ही यहाँ पे इंटर कर देते हैं। सेम CFM है 6634 1050/400 और इसका लेंथ है 600
अब इसका ट्रांजिशन पीस का हमें फिटिंग लॉस कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो फिटिंग लॉस कोएफिशिएंट निकालने के लिए ट्रांजिशन का हम चले जाएंगे, ये ट्रांजिशन पीस है आपका, ठीक है। ये फैन से आ रहा है डक्ट और ये इनलार्ज होके इस तरीके का डक्ट बन रहा है। तो H1 है, H1 के तरफ A1 होगा, एरिया 1 होगा, W1 होगा। सेम HO के तरफ हमारा WO होगा और AO होगा। तो वैसे ही मैंने इसका साइज डाल दिया है। मान लीजिए AO जो है, जो बड़ा वाला साइज हमारा कितना है 1500 बाई, यहाँ से देख के डाल देते हैं। बड़ा वाला साइज जो कितना है 1050 बाई 400 का है। बड़ा वाला साइज 1050 बाई 400 और छोटा वाला साइज कितना है 850 बाई 400। तो इस तरीके से दोनों का एरिया निकल के आ गया। उसके बाद AO बाई, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, जैसे ये आपको दिखा रखा है ना, क्रॉस सेक्शन विड्थ बाई हाइट। तो AO बाई A1 हम कर देंगे तो 1.24 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद थीटा देखेंगे कितना है 45। यहाँ पे थीटा आपको कितना दिखा रखा है 90 डिग्री। एंगुलर में आपको जाके एंगल में जाके ऐसे आप थीटा चेक कर लीजिएगा, तो 19 डिग्री है। तो थीटा में हम कर देंगे 90 डिग्री इंटर। उसके बाद हमें CO वैल्यू देखना है। तो AO बाई A1 जो है वो देखिए 1.24 आ रहा है मेरा, 1.24 नियरली इक्वल टू, एक्चुअली 1 और 2 का मीन लेके हमें डालना पड़ेगा, लेकिन मैं इधर ही 1 का मैं सिलेक्ट करता हूँ। 1 और 19 डिग्री पे ये 20 डिग्री, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू नहीं शो कर रहा है, 0 0 है। तो हम क्या करते हैं 1 और 2 का मीन लेके डाल देते हैं। तो 2 पे और 20 पे कितना 0.62, 0.62 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 0.31 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका फिटिंग लॉस कोएफिशिएंट है वो 0.31 डाल देते हैं, ठीक है। इसका भी कैलकुलेट होके आ गया। सेम वैसे ही हमारा अब उसके बाद ये एक और स्ट्रेट डक्ट है, 6184 CFM है और इसका 850 बाई 400 इसका लेंथ है। तो 6184 850 बाई 400 इसका साइज हो गया, लेंथ हो गया 2.47। स्ट्रेट डक्ट है तो 0.08 ले लिया मैंने। यहाँ पे इसका फ्रिक्शन लॉस निकल के आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास एक एल्बो आ जाता है। अब उस एल्बो का निकालना पड़ेगा। ये एल्बो जो दिख रहा है आपको, एल्बो का साइज़ क्या है, इधर भी 850 बाई 400 का डक्ट है, ये भी 850 बाई 400 का डक्ट है। तो यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं 6184 850 बाई 400। फिटिंग का कोई लेंथ नहीं है और इसका हम फिटिंग लॉस कोएफिशिएंट निकालेंगे। अब एल्बो है, इसका साइज़ क्या है 850 बाई 400 का है, तो 0.47 आ गया इसका H/W, 0.47 0.5 के नियरली इक्वल है। और R/W आ गया 0.67, ये लेते हैं, ठीक है। तो 0.52 आ रहा इसका भी कोएफिशिएंट वैल्यू, और 90 डिग्री एल्बो है तो 0.52 इंटू 1 कर देंगे। तो यहाँ पे 0.52 हम इंटर कर देते हैं, 0.52, तो इसका भी निकल के आ गया वैल्यू एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट था हमारा ये स्ट्रेट डक्ट, एक लेंथ है पूरा 9.5 मीटर का, 5204 CFM। अब जैसे यहाँ से एक ब्रांच निकल रहा है तो इस ब्रांच को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लॉन्गेस्ट लेंथ को सेलेक्ट करके स्टैटिक प्रेशर निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे 5204 CFM है, 5204 CFM है, 850 बाई 400 का डक्ट है, 9.5 मीटर का है, स्ट्रेट डक्ट है, 0.08 ले लिए। और यहाँ पे इसका निकल के आ गया एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। उसके बाद फिर आ जाइए, उसके बाद ट्रांजिशन पीस है एक 19 डिग्री का है, 850 बाई 400 इसका साइज ले लेते हैं हम, 850 बाई 400। उसके बाद 600 का इसका लेंथ है, और सेम वैसे ही 850 बाई 400 कर लेंगे, 2.13 आ गया, 2.1 सॉरी 850 बाई 400, और दूसरा साइज है इसका 650 बाई 400, ठीक है। तो 1.31 आ गया, 1.31 ऐसे ही इसी के नियरली इक्वल है। 90 डिग्री इसका एल्बो का रिड्यूसर का एंगल है,
सेम वैसे ही इसका वैल्यू भी 0 आएगा तो हम उसका मीन वैल्यू निकाल के 90 डिग्री पे ये 0.62 का एवरेज निकाल के हम डाल देते हैं 0.31, ठीक है। उसके बाद फिर एक इसके बाद स्ट्रेट डक्ट है एक 3.3 मीटर का 3868 CFM है। सेम वैसे ही आपको ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, डक्ट। उसके बाद जब लास्ट में आप आएंगे लास्ट पॉइंट पे, यहाँ से भी एक ब्रांच निकल रहा है, लेकिन हम ब्रांच को सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लॉन्गेस्ट पाथ को सेलेक्ट करके निकाल रहे हैं। ये अब मैंने यहाँ तक निकाल लिया है स्ट्रेट डक्ट, ठीक है। स्ट्रेट डक्ट ये जो था 700/10, इस डक्ट का जो साइज है विड्थ 700 है और इसका हाइट है 100, जैसा कि यहाँ पे कॉलर में दे रखा है, ठीक है। और इस कॉलर के बाद यहाँ पे आपको एक डैम्पर होगा और एक ग्रिल होगा। तो डैम्पर का जो होगा, डैम्पर का हमें फिटिंग लॉस कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। डैम्पर का आप अपने जो सप्लायर होता है, जो सप्लायर डैम्पर प्रोवाइड करेगा उस, और ग्रिल का भी आप सप्लायर से ले सकते हैं कि कितना लॉस हो रहा है, और उसको स्पेशल इक्विपमेंट लॉस यहाँ पे आप एंटर कर देंगे, ठीक है। और फिलहाल मैं डैम्पर का आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ये जो आपका फिटिंग लॉस कोएफिशिएंट का जो सीट है, उसमें आप नीचे जब जाइएगा तो यहाँ पे बटरफ्लाई डैम्पर का दिया हुआ है। फिलहाल मैं इसी से निकाल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो CO वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, H/W आपको पता है, डक का हाइट कितना है 100 है, H और W कितना है 700 है। तो CO वैल्यू आपको कितना आ गया 0.142। तो अब इस सीट में आप देखेंगे 142 इस यहाँ पे है अप्रॉक्स। अब मान लीजिए कितना डिग्री हमें खोलना है डक्ट को, मान लीजिए हमको 45 डिग्री एंगल पे ये डैम्पर खुला होना चाहिए। एक बार मैनुअल इसको सेट कर देंगे तो 45 डिग्री आपको 40 + 50 के बीच में आएगा। तो इन दोनों का CO वैल्यू तो ये निकल गया H/W से, लेकिन एंगल से हमें ये यहाँ इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है। 40 और 50 के बीच में है मेरा, तो 23 + 8 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो डैम्पर का हमें निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा है 15.2। यहाँ डाल देते हैं 15.5 डाल दिए, तो ये निकल के आ गया डैम्पर का। उसके बाद ग्रिल का मैं डाल देता हूँ, फिलहाल 0.5 डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ग्रिल साइज का स्पेशल लॉस कोएफिशिएंट है, लेकिन आपको निकालना होगा तो आपको सप्लायर से मांगना पड़ेगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, जो सप्लाई डक्ट का है 1.586 इंचेज ऑफ वाटर गेज निकल के आ गया एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। सेम वैसे ही अगर यहाँ पे मेरा कोई रिटर्न एयर डक्ट नहीं है, क्योंकि हम जो रिटर्न ले रहे हैं वो सीलिंग से ही ले रहे हैं, तो हम सिर्फ सप्लाई का स्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग HU को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके फ़ैन को, कि फ़ैन का प्रेशर कितना होगा, ठीक है। अगर रिटर्न एयर भी आपके केस में है तो आप रिटर्न यहाँ पे 1 2 3 करके यहाँ पे आप अपना रिटर्न एयर डक्ट का जो भी साइज़ है वो डाल सकते हैं, और यहाँ पे ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल स्टैटिक प्रेशर निकल के आ गया मेरा 1.586 प्लस इसमें 10% सेफ्टी फैक्टर ऐड कर दिए, तो ये हो गया 1.745। उसके बाद एक टोटल एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर पास्कल में आ गया 434। एक्चुअली ये कैसे आया, जैसे आप इसमें करेंगे 1 इंचेज ऑफ वाटर गेज इक्वल टू होता है 249 पास्कल होता है, तो ये निकल के आ गया पास्कल में, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो पास्कल में निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं वो वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भी मुझे भी कुछ टाइम चाहिए होता है। ये वीडियो मैं पहले ही बना देता, लेकिन थोड़ा मुझे टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर फॉर सप्लाई डक्ट। तो आज हम सप्लाई डक्ट का एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकालेंगे सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं तो हम जिस सॉफ्टवेयर से एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकालने वाले हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है एस-रे डक्ट फिटिंग डेटाबेस। इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले कैलकुलेशन करने से पहले आपको यूनिट सेट करना होता है। तो यूनिट सेट करने के लिए आप जाएंगे यूटिलिटीज़ में। यूटिलिटीज़ में जाने के बाद प्रेफरेंस में जाएंगे आप। उसके बाद प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन है। उसके बाद यूनिट में आप चले जाइए। यूनिट चेंज करने के लिए आपको एसआई और आई, तो जो एसआई यूनिट होता है जो मेट्रिक यूनिट, उसमें हम लोग जो भी डायमेंशन इंटर करते हैं वो मीटर में और मिलीमीटर में इंटर करते हैं और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आता है। ठीक है, सेम वैसे ही अगर आप आईपी यूनिट सेलेक्ट करते हैं इंपीरियल यूनिट, तो आपको इंच फीट में वहाँ पे काम करना होगा और जो फ्लो रेट होगा उसको सीएफएम में आप डालेंगे। तो मैं अभी एसआई यूनिट में काम करूँगा, तो ओके कर लेते हैं। उसके बाद आप जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सप्लाई डक्ट, सप्लाई सिस्टम, कॉमन सिस्टम एंड एग्जॉस्ट एंड एयर सिस्टम का यहाँ पे दिया हुआ है। तो सप्लाई को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तरह का डक्ट का दिया हुआ है, राउंड डक्ट, रेक्टेंगुलर डक्ट और फ्लैट ओवल डक्ट। अगर आप राउंड डक्ट का स्टैटिक प्रेशर निकालने वाले हैं तो राउंड डक्ट पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपका सारा आ जाएगा, जैसे प्लेनम, ट्रांजिशन, जंक्शन, पीस और फाइन एंड सिस्टम इंटरसेक्शन। वैसे रेक्टेंगुलर का आ जाएगा आपका एल्बो, ट्रांजिशन, पीस, हर चीज़। उसके बाद जब कॉमन में आप जाइएगा तो जब भी आपको स्ट्रेट डक्ट का निकालना होगा तो आपको कॉमन में जाके रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्ट्रेट डक्ट को सिलेक्ट करना होगा। सेम वैसे ही अगर आप एल्बो का निकालना चाहते हैं तो एल्बो में जाइएगा आप। ठीक है, उसके बाद स्मूथ रेडियस एल्बो में जाइए विदाउट वेंस में, क्योंकि हम लोग नॉर्मली 90 डिग्री एल्बो स्टैंडर्ड जो यूज करते हैं वो इससे निकलेगा। अगर आपका एल्बो इससे डिफरेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। सेम वैसे ही एग्जॉस्ट और रिटर्न एयर सिस्टम में आपको 3 राउंड, रेक्टेंगुलर और ओवल डक्ट मिलेगा और इसको भी आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगा सीखने को। तो आप इस तरह से एक्सपेंड करके आप देख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं अब कॉमन में स्मूथ रेडियस विदाउट वेन। ठीक है, तो ये स्मूथ रेडियस विदाउट वेन का पिक्चर है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करके व्यू फुल स्क्रीन करेंगे तो ये आपको फुल स्क्रीन में आ जाएगा। एल्बो विदाउट वेंस होता है, उसका जो नेमिंग है वो है CR31। तो जैसा कि हम लोग पहले चार्ट से भी किए थे तो वहाँ भी आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर फिटिंग में अगर एल्बो स्मूथ रेडियस विदाउट वेन है तो उसका नेमिंग क्या था, CR31। ठीक है, तो चार्ट में हमें क्या करना पड़ता था कि CP वैल्यू निकालना होता था, फिर R/W वैल्यू निकाल के फिर हम CO निकालते थे, फिर K वैल्यू इंटर करते थे जैसे 90 डिग्री है या कितना है। तो इस सॉफ्टवेयर में आपको कुछ नहीं करना होता है। सॉफ्टवेयर में सिर्फ आपको इनपुट डालना है। जैसे इनपुट में आपको विड्थ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, रेडियस 1.5 जैसा कि पहले मैंने बताया था 1.5 होता है रेडियस और विड्थ का रेशियो। उसके बाद एंगल डालना 90 डिग्री है, उसको फ्लो रेट डालना है और डेंसिटी। तो डेंसिटी आपको चेंज करना नहीं होता, डेंसिटी ऑटोमेटिक जो एयर का डेंसिटी होता है 1.204 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक 10,000 CFM का HU है और इसका ये डक्टिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सप्लाई एयर डक्ट का जो हम एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकालने वाले हैं, तो स्टैटिक प्रेशर, एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकालने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो लॉन्गेस्ट लेंथ होता है और क्रिटिकल पाथ होता है। लॉन्गेस्ट लेंथ वो होता है जो सबसे दूर का जो हमारा डिफ्यूज़र होता है जिसको हम कनेक्ट करते हैं डक्ट से। मान लीजिए इस डिफ्यूज़र को हम कनेक्ट कर रहे हैं इस डक्ट से, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट लेंथ हो गया। और क्रिटिकल पाथ वो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रिल डिफ्यूज़र, BCD, डैम्पर वगैरह लगा हुआ है। मान लीजिए कि एक ब्रांच हमारा यहाँ से होके इस तरफ जाता है,
टॉप की तरफ, वो किसी और एरिया को फीड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस डक्ट का लेंथ जो है वो 8 मीटर हो रहा है और ये डक्ट जो हमारा है वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 10 मीटर है, लेकिन इस 10 मीटर वाले डक्ट में हमारा ग्रिल डिफ्यूज़र और डैम्पर जो है स्ट्रेट डक्ट में कम है और वो 8 मीटर वाले में ज़्यादा है, ठीक है, एसेसरीज। तो हम वो 8 मीटर वाले को डक्ट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी जो मैं ये डक्ट मैंने एक बनाया है जिसमें आप देख रहे हैं कि 10,000 CFM का है टोटल, उससे मैंने टोटल 18 कॉलर्स निकाला है मैंने, जो कि 555 CFM का है एक कॉलर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर को निकालने के लिए मैंने एक ये चार्ट बना लिया है एक्सेल शीट में। इसमें मैंने क्या किया, जैसे ये सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद मैंने डक्ट का डिटेल डाल दिया कि डक्ट ट्रांजिशन पीस एल्बो जो भी है उसका विड्थ मैंने डाल दिया, विड्थ और हाइट। अगर मान लीजिए ट्रांजिशन पीस है तो रिड्यूस होने के बाद भी उसका साइज़ चेंज हो जाता है, तो वो साइज़ आप यहाँ डाल देंगे। और उस डक्ट का लेंथ जो होगा क्या है, उसके बाद लेंथ mm में आ गया। उसके बाद जो भी डक्ट आपका है उसका एरिया हो गया स्क्वायर मीटर में। उसके बाद नंबर ऑफ फिटिंग, अब जो भी सेक्शन आप सेलेक्ट कर ले रहे हैं, मान लीजिए 3 नंबर सेक्शन जो है स्ट्रेट डक्ट है, ये स्ट्रेट डक्ट है ये हमारा। तो इस डक्ट में यहाँ से यहाँ तक आपका क्या क्या है, कितना ग्रिल डिफ्यूजर डैम्पर, अगर यहाँ पे BCD एक लगा होता तो एक स्ट्रेट डक्ट हो गया और प्लस एक एसेसरीज में BCD आ जाता। तो इस तरीके से आपको एक चार्ट बना लेना पड़ेगा और फिर उस डक्ट से कितना CFM निकल रहा है। मान लीजिए ये डक्ट जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कितना CFM जा रहा है, तो ये 10,000 CFM का डक्ट है, तो मैंने 10,000 CFM कर दिया और उस CFM को फिर क्या किया, एयर फ्लो को लीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 क्या है, हमारा डक्ट है 900/400 का और उसका लेंथ है 1.5 mm। तो जो माउथ पीस कनेक्शन है वो 900/400 का है। डक्ट का हाइट यहाँ पे 400 है, तो ये भी 900/400 का है और 1.5 इंच 150 mm इसका लेंथ है और 10,000 CFM इससे सप्लाई हो रहा है। तो ये एक स्ट्रेट डक्ट है। तो इसको निकालने के लिए हम जाएंगे सॉफ्टवेयर में, कॉमन में चले जाएंगे। कॉमन में जाने के बाद आपको स्ट्रेट डक्ट में जाना होगा रेक्टेंगुलर में। उसके बाद यहाँ पे डक्ट का डिटेल डाल दीजिए, हाइट कितना है 400, उसके बाद विड्थ कितना है 900, उसके बाद लेंथ कितना है मीटर में मांग रहा है तो 0.15 मीटर हो गया। उसके बाद फ्लो रेट डाल दीजिए आप लीटर पर सेकंड में, तो लीटर पर सेकंड में फ्लो रेट आपका है 4721। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 4721 और डेंसिटी आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि एयर का डेंसिटी आपका 1.204 होता है और एब्सोल्यूट रफनेस को भी चेंज नहीं करना है क्योंकि जो GI डक्ट हम लोग यूज करते हैं उसका एब्सोल्यूट रफनेस होता है 0.09। अब एब्सोल्यूट रफनेस क्या होता है इसके लिए आप पढ़ सकते हैं गूगल पे सर्च करके। तो अभी मैंने इनपुट डाल दिया। इनपुट डालने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे जब, तो यहाँ पे वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी, प्रेशर, फ्रिक्शन फैक्टर और प्रेशर लॉस पास्कल में ये सब निकल के आ गया। तो अभी हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। तो अभी जो हमारा डक्ट 900/400 इसमें जो लॉस हो रहा है वो 0.4 पास्कल का। तो यहाँ पे आप इंटर कर दीजिए 0.4 पास्कल। उसके बाद हमारा एक ट्रांजिशन पीस है। अब ट्रांजिशन पीस जैसा कि आप देख रहे हैं 900/400 से ये इनलार्ज हो रहा है 1600/400 का। तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए 900/400 फिर 1600/400। इस डक्ट का लेंथ कितना है 1.15, डक्ट का लेंथ है 1.15 और इससे CFM कितना 10,000 CFM हो रहा है तो 4721 CFM। इसका एरिया निकल के आ गया 3.8 स्क्वायर मीटर। अब इसका निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, तो आपको सॉफ्टवेयर में जाना है, सप्लाई डक्ट में चले जाइए। सप्लाई डक्ट में जाने के बाद आपको रेक्टेंगुलर में जाना है। रेक्टेंगुलर में जाने के बाद ये ट्रांजिशन पीस दिख रहा है और ट्रांजिशन में जाने के बाद आपको पिरामिडल वाले शेप को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं पिरामिडल वाले में ये फैन से आ रहा है, फैन से फिर इनलार्ज हो रहा है डक्ट हमारा। तो जो बड़ा वाला डक्ट का डायमेंशन है वो WOHO है और छोटे वाले का W1H1 है।
तो इस हिसाब से हम वैल्यू को एंटर करेंगे। तो WOHO कितना है 400/1600। फिर जो छोटे वाला डक्ट है हमारा जिससे इनलार्ज हो रहा है वो 400/900 है। उसके बाद डक्ट का लेंथ कितना है 1.154 mm में है तो 1154 mm डाल दिया। और लीटर पर सेकेंड में सप्लाई कितना है इससे 4721, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने 4721। उसके बाद डेंसिटी चेंज नहीं करना है आपको, कैलकुलेट कर देना है। तो कितना पास्कल का लॉस हो रहा है आपको 31 पास्कल, तो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए 31 पास्कल। उसके बाद फिर हम स्टेट डक्ट का निकालेंगे। स्टेट डक्ट का निकालने के लिए सेम 1600/400 का डक्ट है। स्टेट डक्ट का निकालने के लिए आपको जाना है कॉमन में, उसके बाद रेक्टेंगुलर स्ट्रेट डक्ट में जाना है। उसके बाद हाइट कितना है 400, डक्ट कितना है मेरा 1600 का, एब्सोल्यूट अपने से ही रहने देंगे। उसके बाद डक्ट का लेंथ मांग रहा है मीटर में, तो डक्ट का लेंथ मीटर में कितना है 5.94, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5.94, तो ये इंटर कर दीजिए 5.94। उसके बाद लीटर पर सेकेंड में फ्लो रेट मांग रहा है, तो फ्लो रेट कितना है 4721, तो यहाँ 4721 डाल दीजिए। उसके बाद कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये आ गया हमारा निकल के 4.7 पास्कल। यहाँ पे इंटर कर देंगे 4.7 पास्कल। ये ट्रांजिशन पीस का इसलिए ज़्यादा आया है क्योंकि इसका बनावट कुछ अलग होता है और ट्रांजिशन पीस एल्बो में प्रेशर लॉस ज़्यादा होता है। तो एक बार और हम चेक कर लेते हैं। ट्रांजिशन पीस में HO कितना है 400 है, और WO कितना है 1600 है। उसके बाद H1 कितना है 400 है, और 400 और 900 है। और लेंथ है इस डक्ट का 1154 mm। ट्रांजिशन पीस का 1150 mm। उसके बाद फ्लो है 4721, तो इसका जब चेक करेंगे हम तो 31 पास्कल ही आएगा। ठीक है, मुझे कन्फ्यूजन था। उसके बाद स्ट्रेट डक्ट का निकल गया। फिर ट्रांजिशन पीस का हम निकाल लेते हैं 1600/400, उसके बाद 1100/350। फिर हम जाएंगे पिरामिडल में, और बड़े वाले का है 1600/400, 400/1600। उसके बाद छोटे वाले डक्ट का 350/1100। उसके बाद डक्ट का लेंथ कितना है 900 है, डक्ट का लेंथ है 900। और इसका फ्लो रेट है आपका 2887 इंटर कर देंगे। कैलकुलेट कीजिए कितना पास्कल आ गया 10 पास्कल, तो यहाँ पे इंटर कर देंगे आप 10 पास्कल। ठीक है, उसके बाद फिर से स्ट्रेट डक्ट है, और फिर इस स्ट्रेट डक्ट का निकालने के लिए आपको जाना है कॉमन में रेक्टेंगुलर में स्ट्रेट डक्ट का क्या डायमेंशन है 1100/350, तो यहाँ पे इंटर कर देंगे हम हाइट 350/1100, एब्सोल्यूट रफनेस चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद डक्ट का लेंथ मांग रहा है मीटर में, तो कितना मीटर है ट्रांजिशन पीस का डक्ट का 10.82 इसका लेंथ है 10.82। उसके बाद फ्लो रेट है इसका 2887। अब कैलकुलेट करेंगे तो इसका पास्कल आ रहा है 11.1 पास्कल, तो यहाँ पे इंटर कर देंगे 11.1 पास्कल। फिर उसके बाद एक और ट्रांजिशन पीस है, फिर इस डक्ट का हम लोग निकाल लिए। उसके बाद ये ट्रांजिशन पीस है, तो इस ट्रांजिशन पीस का साइज क्या है जो 1100/350 से रिड्यूस हो रहा है 900/250, तो 1100/350 से 900/250। तो यहाँ पे आके आपको जाना है सप्लाई में पिरामिडल में, और फिर इंटर कर लीजिए आपका कितना है 350/1100। उसके बाद 250/900, और लेंथ है इसका 500, और कितना सप्लाई है 1310। फिर इससे 1310 लीटर पर सेकंड सप्लाई हो रहा है,
कैलकुलेट कीजिए तो इसका पास्कल आपका कितना आ रहा है, 5 पास्कल। 5 पास्कल यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट फिर डक्ट है हमारा 900 बाई 250 का। फिर स्ट्रेट डक्ट में आप चले जाइए, ये स्ट्रेट डक्ट जो दिख रहा है आपको 900 बाई 250। फिर स्ट्रेट डक्ट 250 हाइट है, उसके बाद 900 हो गया विड्थ। एब्सोल्यूट रफनेस रन दीजिए। लेंथ है मीटर में इसका कितना 2.79 मीटर। उसके बाद लीटर पर सेकंड में सप्लाई है 1310 इंटर कर देंगे। कैलकुलेट कीजिए कितना आ गया 2.6। यहाँ पे इंटर कर दीजिए आप आके 2.6 पास्कल। फिर एक एल्बो आ रहा है 90 डिग्री एल्बो। तो फिर एल्बो निकालने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, कॉमन में जाना है। कॉमन में जाने के बाद एल्बो में जाना है। एल्बो में जाने के बाद स्मूथ रेडियस विदाउट बैन। अब यहाँ पे आपको एंटर करना है विड्थ कितना है इसका 900 और हाइट कितना है 250। उसके बाद रेशियो 1.5 आएगा। 90 डिग्री एल्बो है। उसके बाद क्यू कितना है इसका 1310 इंटर कर देंगे तो कितना आ गया आपका 4 पास्कल। तो 4 पास्कल आ गया। 900 बाई 250 का एल्बो था। उसके बाद एक और डक्ट है मेरा 900 बाई 250 का स्ट्रेट डक्ट है, जो कि ये वाला डक्ट पूरा 900 बाई 250 का। तो इसमें भी आपको जानना है स्ट्रेट डक्ट में। उसके बाद हाइट कितना है 250 है, उस विड्थ कितना है 900। एब्सोल्यूट रफनेस ठीक है। लेंथ डक्ट का है 13.86। यहाँ पे डाल दीजिए 13.86। उसके बाद लीटर पर सेकंड में सप्लाई कितना है, यहाँ से सप्लाई देख लीजिए 1310 लीटर पर सेकंड। 1310 लीटर पर सेकंड कैलकुलेट कीजिए 12.9। ये आ गया 12.9। उसके बाद जब भी आप ग्रिल डिफ्यूज़र लगाते हैं तो उससे पहले सप्लाई ग्रिल में या डिफ्यूज़र में एक हम लोग VCD लगाते हैं जो डक्ट का साइज होता है उस साइज का। तो डैम्पर का निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि डैम्पर आपका कितना खुला होना चाहिए, 45 डिग्री 30 डिग्री। तो अभी मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ वो 45 डिग्री ओपन पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो डैम्पर का निकालने के लिए आपको जाना है कॉमन में। कॉमन में डैम्पर दिख रहा है। उसके बाद बटरफ्लाई डैम्पर पे आप क्लिक कीजिएगा। तो इस बटरफ्लाई डैम्पर को जब आप डिटेल देखेंगे तो कितना है CR91, जैसा कि चार्ट में भी आपको पता होगा। चार्ट से जब हम लोगों ने निकाला था तो ये देख रहे होंगे आप, ये बटरफ्लाई डंपर था CR91। और इसमें जैसे जो भी आपका हाइट बाई विड्थ है डक्ट का, उस साइज का हम लोग डंपर लगाते हैं। और इसमें आपको CO वैल्यू निकालना होता था थीटा और H/W से, ठीक है। अब कितना डिग्री एंगल होगा वैसे ही आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में डालना है। सॉफ्टवेयर में डालने के लिए मान लीजिए कि जो डैम्पर डक्ट का साइज यहाँ पे क्या है, ये जो कॉलर का जो डिज़ाइन हुआ है वो 700 बाई 200 का है। तो डैम्पर साइज भी 700 बाई 200 का होगा। डैम्पर 700 बाई 200 का होगा और एक डैम्पर है 262 लीटर पर सेकेंड। तो डैम्पर में आ जाइए। हाइट कितना है 200 हाइट है। उसके बाद 900 विड्थ हो गया। थीटा कितना 45 डिग्री ओपन है। और लीटर पर सेकंड में आप आके यहाँ पे 262 लीटर पर सेकंड कर दीजिए। जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आपका निकल के आ गया 21। और सब कितना दिया हुआ है 262 लीटर पर सेकंड। 262 लीटर पर सेकंड डाल दीजिए तो ये आ रहा है 22 पास्कल। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए 22 पास्कल, ठीक है। तो ये 700 बाई 200 का डक्ट है। तो 700 बाई 200 का डक्ट है, 262 लीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट जब करेंगे तो इसका आ रहा है 37 पास्कल। तो अभी क्या है कि मेरे पास ग्रिल का प्रेशर लॉस का नहीं है डिटेल। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि डैम्पर का मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 37। आप क्या कर सकते हैं कि आप सप्लायर से डिमांड कर सकते हैं, सप्लायर आपको दे देगा कि उसके प्रोडक्ट्स में
कितना प्रेशर लॉस हो रहा है, तो वो उनके पास चार्ट होता है, वो चार्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो हो गया, स्टैटिक प्रेशर निकल के आ गया हमारा एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आई थिंक सॉफ्टवेयर से ज़्यादा ईजी है निकालना। आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। मैं ये लिंक, इसका लिंक शेयर नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइटेड है ये, तो आप डाउनलोड करने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो बताइए मुझे। उसके बाद ये पास्कल टोटल प्रेशर लॉस निकल के आ गया मेरा 155.7 पास्कल। फिर उसका 15% सेफ्टी फैक्टर लेके ये टोटल इसका हो जा रहा है 179 पास्कल। तो जो हमारा एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर, जो एक्सटर्नल डक्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, इस डक्ट में आपका 179 पास्कल का लॉस हो रहा है। तो जब आप टोटल एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर निकालेंगे तो उसमें आपको क्या करना होगा, इंटरनल स्टैटिक प्रेशर प्लस एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर करना होगा, कि एचयू का भी स्टैटिक प्रेशर इसमें ऐड करना होगा मोटर सिलेक्शन के लिए। तो इंटरनल स्टैटिक प्रेशर के लिए आप अपने सप्लायर से मांग सकते हैं, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरर होगा एचयू का या एफसीयू का, उसके पास डिटेल होगा कि फिल्टर में, कॉइल में कितना लॉस हो रहा है। तो जो भी लॉस आपको देगा उसमें आप अपना ये डक्ट का एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर को ऐड कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ पे टोटल स्टैटिक प्रेशर निकल के आ जाएगा। उस डक्ट का टीएसपी निकल के आ जाएगा। टीएसपी इक्वल टू होता है आईएसपी प्लस ईएसपी। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो आप टॉपिक कमेंट करके बताइए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।